हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक। इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है अशोक की धम्म की नीति पर निबंध लिखिए। अशोक महान किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण सुल्तान था, स्पष्ट कीजिए। तो अशोक की धम्म की नीति के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अशोक की धम्म की नीति क्या थी जी। अशोक महान मौर्य साम्राज्य का सबसे महान व कुशल शासक था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार का पुत्र अशोक 273 ईसा पूर्व के आसपास सिंहासन पर बैठा। वे कई कारणों से मौर्य साम्राज्य का महान शासक था। बिंदुसार की मृत्यु के समय मौर्य साम्राज्य कलिंग को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया था, लेकिन धम्म की नीति के जरिए मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार धीरे धीरे होना शुरू हुआ। धम्म की नीति के जरिए विविध क्षेत्रों को एकजुट करने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। अनेक विद्वान ने विभिन्न स्रोतों के आधार पर मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति तथा जाति पर बहस की है और हम अशोक के विभिन्न शिलालेख और अभिलेखों के माध्यम से अशोक की धम्म की नीति की जानकारी जुटाते हैं। जब अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की तो कलिंग पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था और अशोक की इस पर विजय उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस क्रूर युद्ध और उसके परिणाम ने अशोक को हिंसा की निरर्थकता का एहसास कराया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वे शांति और अहिंसा के समर्थक बन गए। सम्राट अशोक ने अपनी एक नए धर्म की शुरुआत की जिसे धम्म की नीति कहा गया। अशोक के 14 शिलालेख में धम्म की नीति का विवरण मिलता है। तो इस तरह से अशोक ने जब लास्ट कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसका हृदय परिवर्तित हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि मैं युद्ध से पूरे जगत को जीत सकता हूं, लेकिन मैं मनुष्य के मन को नहीं। क्योंकि अशोक अपने साम्राज्य को इस प्रकार स्थापित करना चाहता था कि ताकि उसके जो साम्राज्य के जो लोग हैं उसे दिल से स्वीकार करें। लेकिन अशोक को पता था कि मैं केवल एक बिना युद्ध के और लोगों के दिल को जीत कर ही ऐसा संभव कर सकता हूं। तो इसलिए उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध का मार्ग छोड़कर उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाना शुरू किया और उन्होंने अपनी एक धम्म की नीति स्थापित की। तो सम्राट अशोक की धम्म की नीति क्या थी? इस धम्म की नीति की पहली विशेषता पढ़ेंगे, आदर्श उद्देश्य जी। अशोक के धम्म के सिद्धांत व आदर्शों को पूरा महत्व दिया गया है। इसकी प्रमुख उपलब्धि इसका सार्वभौमिक स्वरूप है। सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म संप्रदाय विश्वासों के अतिरिक्त अन्य धर्मों पर भी विश्वास करना चाहिए। अशोक ने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा ही किया और गंभीर चिंता के बाद धर्म को प्रस्तुत किया, यानी धर्म की नीति को प्रस्तुत किया, जिसमें सभी धर्मों की मौलिक एकता को स्वीकार किया गया। तो इस तरह से अशोक की धम्म की नीति का पहले विशेषता आदर्श उद्देश्य। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता जी। अशोक की धम्म की नीति की दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता। अशोक की धम्म में संपूर्ण विश्व और मानवता के लिए एक संदेश था जिससे सभी को अच्छाई का पाठ पढ़ाया गया। अशोक के धम्म में सांप्रदायिकता और रूढ़िवादिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने धर्मों में पक्षपात नहीं किया तथा सभी धर्मों को एक समान समझा। उसके संदेश समस्त मानव जाति के लिए थे, जो किसी देश की और किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधे थे।
तीसरी विशेषता थी सत्य और अहिंसा का समर्थन। जी, सम्राट अशोक ने सत्य और अहिंसा का समर्थन किया। अशोक की धम्म नीति में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को हल हर हाल में और हर परिस्थितियों में, चाहे वे दुख हो या सुख, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अशोक की धम्म नीति में कहा गया कि सभी लोगों को अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी भी मनुष्य को पशु पक्षियों, जीव जंतु आदि आदि का को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और यहां तक कि उन्होंने अपने कर्म से कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी अपने मन में भी नहीं सोचना चाहिए, मन से भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा अशोक महान का धम्म की नीति की तीसरी विशेषता थी। फिर दान दक्षिणा। जी, अशोक की धम्म की नीति के अनुसार निर्धनों को दान देना चाहिए और अशिक्षितों को शिक्षा और भूले भटकों को रास्ता दिखाना चाहिए। यह अशोक की धम्म की नीति की विशेषता थी। नेक्स्ट है शुद्ध जीवन अपनाना। जी, अशोक की धम्म की नीति के अनुसार मनुष्य को शुद्ध तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। पाप करने से बचना चाहिए, क्योंकि पाप करने के कारण मनुष्य में ईर्ष्या, क्रोध आदि बुराइयों का जन्म होता है। नेक्स्ट विशेषता है सच्चे रीति रिवाज। जी, अशोक अपनी धम्म की नीति के माध्यम से सच्चे रीति रिवाजों का समर्थन करता है। अशोक की धम्म की नीति के अनुसार इंसान को जादू टोने का व्रत रखना चाहिए तथा अन्य अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और उसे सच्चे रीतियों और धर्मों की नीतियों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है बड़ों का आदर व आज्ञा पालन। अशोक की धम्म की नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक इंसान को बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और नेक्स्ट आठवां है इसकी धम्म की नीति की विशेषता का छोटे के साथ सद्व्यवहार। अशोक की धम्म की नीति के अनुसार जिस प्रकार छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार बड़ों का व्यवहार छोटे के प्रति प्रेम, स्नेह और सरल होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने अशोक की धम्म की नीति के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषता के बारे में। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अशोक की धम्म की नीति आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।